डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 16 तक के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। ये जानकारी सीए, सीएमए, सीएस, लॉ और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। सेक्शन 14 में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन उपायों के द्वारा कोई भी व्यक्ति इनकम प्राप्त कर सकता है और उन्हें किस प्रकार हेड ऑफ इनकम में समराइज़ किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट ने सभी इनकम के साधनों को 5 इनकम हेड्स में विभाजित किया है। हम इन पांचों इनकम हेड का अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन को याद करना बहुत ही आसान है। सेक्शन 14 यानी कि 1 + 4 = 5 हेड ऑफ इनकम। इंडियन इनकम टैक्स ने सैलरी के सभी प्रावधानों को सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक समाहित किया है। सेक्शन 15 सैलरी इनकम का चार्जिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि सैलरी इनकम किसको कहते हैं और इसको चार्जिंग के लिए क्या क्या प्रावधान है। सेक्शन 16 में डिडक्शंस आते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। सेक्शन 16(1) में स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस पर डिडक्शंस और सेक्शन 16(3) में एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन टैक्स। इसमें हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो या परेशानी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इनकम टैक्स एक्ट ने सभी इनकम यानी कि आय के साधनों को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IHP, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन PGPP, चौथा है कैपिटल गेन CG और पांचवा और अंतिम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IOS। इसको इस प्रकार क्लासिफाई करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स कैलकुलेशन में सरलीकरण, इजीनेस लाना और टैक्स कंपटीशन में एक रूपता लाना है। पहला हेड ऑफ इनकम सैलरी है। सैलरी अर्थात वेतन। वेतन प्राप्त करने का साधन नौकरी या सर्विस करना होता है। सैलरी प्राप्त करने के लिए सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जा सकती है या प्राइवेट सेक्टर में भी की जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र सर्विस होता है और सर्विस से सैलरी इनकम जनरेट होती है। इसलिए सैलरी इनकम स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेड है। दूसरा हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IHP, गृह संपत्ति से आय। अपनी आवासीय संपत्ति को भी किराए पर देकर इनकम प्राप्त की जा सकती है। अनेक व्यक्तियों के पास कई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि आवासीय संपत्ति होती हैं। इसमें मकान होते हैं, विला होते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को किराए पर देकर जो आय प्राप्त होती है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी इनकम का हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि PGPP। कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, सामान की खरीद फरोख्त करके लाभ कमाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है या कोई बड़ा उद्योग लगाता है। ये सभी बिजनेस हैं, व्यापार हैं और इनसे प्राप्त इनकम PGPP हेड में आती है। इसी तरह डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, CA आदि सभी प्रोफेशनल हैं। ये सभी अपनी प्रोफेशनल जानकारी के आधार पर इनकम प्राप्त करते हैं। इनकी ये इनकम भी PGPP के हेड में आती है। PGPP हेड में हम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों प्रकार की आय का अध्ययन करते हैं। चौथा हेड ऑफ इनकम है कैपिटल गेन CG। अपने कैपिटल या संपत्ति को बेचकर जो भी इनकम प्राप्त होती है वह कैपिटल गेन में आती है।
संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। शेयर्स भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है और मकान, दुकान या फ्लैट भी हो सकते हैं। इन्हीं सभी संपत्ति को बेचकर जो आय प्राप्त होती है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है। अन्य सभी इनकम के साधन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IOS में आते हैं। फिर वो चाहे डिविडेंड की इनकम हो, फिर चाहे वो FD के ब्याज की इनकम हो, और यहाँ तक कि रेस कोर्स में घोड़ों पर लगाने से जो जीत हासिल करते हैं उससे जो इनकम प्राप्त होती है वो इसी IOS यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। इन सभी की डिटेल स्टडी हम आने वाली वीडियो में करेंगे। सेक्शन 15 सेल इनकम का चार्जिंग सेक्शन है। इसमें किसी भी इनकम को सेल इनकम क्लासिफाई करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन दिए गए हैं। कौन सी इनकम सैलरी इनकम होगी और कौन सी नहीं, ये मुख्यतः एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप पर निर्भर करता है। पहली बात है कि देयर शुड बी ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वॉट एवर द एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सैलरी। अब चलिए दोनों को डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट खुद भी एम्प्लॉयर हो सकती हैं, कोई कंपनी एम्प्लॉयर हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को सैलरी देकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन बना सकता है। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या देता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है। एम्प्लॉयर को सैलरी के अलावा भी जो कुछ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में मिलता है, एम्प्लॉयर जो भी उसको देता है या वो सब सैलरी है। यदि कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपये सैलरी देता है तो ये तो सैलरी में काउंट होता ही होता है, और साथ में यदि वो उसको रहने के लिए कोई मकान भी दे देता है तो ये फ्री हाउसिंग फैसिलिटी भी सैलरी में ही काउंट होती है। इसके अलावा आने जाने की सुविधा के लिए कोई वाहन दे देता है तो ये फ्री व्हीकल फैसिलिटी भी सैलरी है। और अगर वह एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट भी देता है तो वह गिफ्ट भी सैलरी के अंतर्गत ही आएगा। ये सब फैसिलिटीज़ सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होंगी। देयर शुड बी ए मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को मास्टर मानते हुए उसके निर्देशों का या इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होता है। एम्प्लॉयर मास्टर होने के कारण इंस्ट्रक्शन देता है और सर्विस कंडीशन के अंतर्गत एम्प्लॉय उसके इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत काम करता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप से भी डिफरेंट है। एजेंट किसी सर्विस कंडीशन के तहत प्रिंसिपल के निर्देशों का पालन नहीं करता, वह स्वतंत्र रूप से काम करता है। ऐसे ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन मेयरली पेई और पेयर का रिलेशनशिप नहीं होता है। सैलरी इनकम में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो याद रखने ज़रूरी हैं। पेंशन हमेशा फॉर्मर एम्प्लॉयर देता है, लेकिन पेंशन सैलरी इनकम होती है। फैमिली पेंशन जो पेंशनर की डेथ के बाद उसकी पत्नी या डिपेंडेंट को प्राप्त होती है, वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। तीसरी बात, पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, रिम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन या और भी किसी नाम से जो इनकम मिलती है वह PGBP हेड में टैक्सेबल होती है।
एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति कई जगह सर्विस करता है, कई जगह से सैलरी प्राप्त करता है, तो उसकी ग्रॉस सैलरी इनकम निकालने के लिए इन सबको क्लब कर दिया जाता है। ईयर्स ऑफ सैलरी, यदि किसी एम्प्लॉय को इस फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की बढ़ी हुई या किसी कारण से रुकी हुई या कोर्ट केस में जीत प्राप्त करके प्राप्त हुई सैलरी प्राप्त होती है तो वो एरियर ऑफ सैलरी कहलाती है। बैंक एम्प्लॉय होने के नाते मैं बैंक का ही उदाहरण देता हूँ। बैंक के सैलरी का समझौता IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ होता है और इस समझौते में कई साल लग जाते हैं और फिर उन्हें पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की भी बढ़ी हुई सैलरी कई साल बाद किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मिलती है। ये एक साथ मिली हुई सैलरी एरियर ऑफ सैलरी कहलाती है। पिछला समझौता 2010 में हुआ था जो 2015 तक वैलिड था। अब जो समझौता होगा उसमें 2015 से लेकर अभी तक की बढ़ी हुई सैलरी का एरियर दिया जाएगा, तो ये एरियर ऑफ सैलरी कहलाएगा। लेकिन ये एरियर ऑफ सैलरी सेक्शन 89(1) के प्रोविज़न के अनुसार टैक्सेबल जब होता है जब इसमें इसके प्रोविज़न लगा दिए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम 89(1) का आगे करेंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, जिसमें से पहला है सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। देयर इज नो एम्प्लॉयर, although there is no employer, but the salary of judges and Supreme Court and High Court is taxed under the head income from salary. सेक्शन 125 और 221 कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के प्रोविजंस को बताता है। दूसरा है रेम्यूनरेशन पेड बाय द गवर्नमेंट टू MP and MLA, MP and MLA, Member of Parliament and Member of Legislative Assembly. Though it is called salary, ये सैलरी कहलाती है, but it is not taxable as salary, क्योंकि गवर्नमेंट और MP और MLA के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। MP और MLA इलेक्टेड होते हैं पब्लिक के द्वारा, दे आर नॉट सेलेक्टेड, तो इसी कारण उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्राप्त होती है और उनकी सैलरी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। इसमें उनके कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि सेक्शन 1017 में जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो माफ़ होते हैं, फ्री होते हैं। इनका जिक्र हम जब करेंगे जब हम डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का जिक्र करेंगे। Basis of charge of salary. Salary is charged on due basis or receipt basis, whichever is earlier. लेकिन सवाल यह है कि ड्यू किस तरीके से होती है और रिसीट किस तरीके से होती है। अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो उसे उस फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रुपए की सैलरी ड्यू हो गई, चाहे उसको वो सैलरी रिसीव हो या ना हो। और इसी उदाहरण में रिसीट बेसिस, अगर सैलरी एडवांस में रिसीव की गई है तो वो सैलरी ज़्यादा होगी, तो वो रिसीट बेसिस पे होगी, भले ही वो एडवांस सैलरी हो। इसी तरीके से एरियर ऑफ सैलरीज, जिस फाइनेंशियल ईयर में पिछले कई सालों के एरियर मिलते हैं वो टैक्सेबल हो सकते हैं रिसीट बेसिस पर, लेकिन इसमें सेक्शन 89(1) के प्रोविज़न लगते हैं जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम एक एम्प्लॉय हैं और उन्हें 50,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। वो अपनी सैलरी उनको इस प्रकार मिल रही है, 2017-18 में 50,000 रुपये
पर मंथ के हिसाब से 50,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ड्यू हो जाती है 6 लाख रुपीज़, लेकिन रिसीट होती है 5,50,000। 2018-19 में फिर उन्हें 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपीज़ ड्यू हो जाती है, लेकिन अब रिसीव होती है 6,80,000, जिसमें से 50,000 पिछले साल की और 30,000 एडवांस सैलरी है। 2019-20 में उनकी फिर सैलरी ड्यू होती है 6 लाख रुपीज़। पिछली बार की जो 30,000 ज़्यादा थी उसको काटकर अब उनको मिलते हैं 5,70,000। पहले साल में देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में सैलरी ड्यू है 6 लाख रुपीज़, रिसीव होती है 5,50,000। सैलरी कितनी कम रिसीव होती है? 50,000 कम रिसीव होती है। टैक्सेबल सैलरी किस बेस पे होगी? ड्यू बेसिस पे होगी, और कितने पर होगी? 6 लाख रुपीज़ पर। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 सैलरी ड्यू होती है 6 लाख रुपीज़, 50,000 पर मंथ के हिसाब से। यहाँ उन्हें रिसीव होती है 6,80,000, जिसमें से 50,000 उनकी पिछले साल की अर्लियर फाइनेंशियल ईयर की सैलरी है, जिस पर टैक्स पहले ही अदा किया जा चुका है। एडवांस सैलरी है 30,000। अब उनको टैक्सेबल सैलरी ऑन रिसीव्ड बेसिस होगी 6,80,000 माइनस वो 50,000 जो कि उनको पहले टैक्स लग चुका है, यानी कि 6,30,000। इसमें उनकी एडवांस सैलरी जो कि 30,000 है उस पर भी रिसीट बेसिस पर टैक्स लग चुका है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 सैलरी ड्यू हो जाती है 50,000 पर मंथ के हिसाब से, फिर 6 लाख रुपीज़, लेकिन इस बार उन्हें सैलरी रिसीव होती है 5,70,000, क्योंकि 30,000 उन्हें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है और उस पर टैक्स भी लग चुका है। तो इसमें एडवांस सैलरी जो उन्हें पे की गई है 30,000, उस पर टैक्स भी लग चुका है। तो इस केस में उनकी जो टैक्सेबल सैलरी है, अगर उसे ड्यू बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 माइनस 30,000 5,70,000, यानी कि 5,70,000 रुपये होगी। यहाँ पर उनकी सैलरी ड्यू और रिसीट बेसिस दोनों पर इक्वल होंगी। तो ये इस दौरान से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ड्यू बेसिस पर लगती है और किस प्रकार से रिसीट बेसिस पर लगती है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस 2018 के बजट में री इंट्रोड्यूस किया गया था। यह कोई नया प्रोविज़न नहीं है। बजट 2005 में भी स्टैंडर्ड डायरेक्शंस को एबोलिश किया गया था। इसके पहले भी कई वर्षों तक स्टैंडर्ड डायरेक्शन इंडियन इनकम टैक्स का हिस्सा रहा है। बजट 2018 में कन्वेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस की छूट को ख़त्म करके स्टैंडर्ड डायरेक्शन का क्लॉज बढ़ाया गया। बजट 2019 से पूर्वीय 40,000 की छूट दी गई थी। बजट 2019 में इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यह छूट या डिडक्शंस कुल सैलरी इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाता है और इसके बाद ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकल कर आती है। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही डिडक्टेबल होता है। अन्य सभी एम्प्लॉइज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई छूट नहीं मिलती है। इसमें डिडक्शंस निकालने के लिए हमें इन तीनों का जो लीस्ट है वो डिडक्ट करना पड़ता है कैलकुलेट करके। पहला तो है बेसिक पे का 20% या 1/5। दूसरा है 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट। तीसरा है इस फाइनेंशियल ईयर में दिया गया एंटरटेनमेंट अलाउंस, द एक्चुअल जो होता है। अब इसमें सैलरी की गणना करने के लिए इसमें से सभी अलाउंस, बेनिफिट और पर्क निकालकर इसकी गणना की जाती है। एक उदाहरण देखते हैं। मिस्टर रमेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए पर एनम सैलरी मिलती है।
उन्हें 50,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस के भी मिलते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की टैक्सेबिलिटी की गणना करते हैं। एज पर सेक्शन 16(1) डिडक्शन इज अवेलेबल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट, नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹5,000, नंबर 3 1/5 ऑफ द सैलरी और 20% ऑफ द सैलरी। यहाँ एक्चुअल अमाउंट 50,000 है और 1/5 ऑफ द सैलरी 1 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ के 20% 1 लाख रुपीज़। इसमें सबसे कम मैक्सिमम लिमिट ही है जो कि 5,000 रुपये है। इसलिए मिस्टर रमेश को 5,000 रुपये ही डिडक्टेबल होंगे। प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16(3) आर्टिकल 276 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 2,500 रुपीज़ ही है। इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार जितना भी प्रोफेशन टैक्स पे किया जाता है वह सारा का सारा ही इनकम टैक्स के लिए डिडक्टेबल है। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के साथ प्रोफेशन टैक्स भी देता है तो पहले ये परक्यूजिट के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और फिर सेक्शन 16(3) के अंतर्गत छूट प्रदान होगी। लेकिन यदि एम्प्लॉय के द्वारा स्वयं ही प्रोफेशनल टैक्स पे किया जाता है तो वह उसकी ग्रॉस सैलरी में से कम कर दिया जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मिस्टर रमेश एक एम्प्लॉय हैं जिन्हें कि 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स 400 रुपीज़ पर मंथ है। उनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड सेकंड वन एम्प्लॉय इज़ पेइंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्स हिमसेल्फ। फर्स्ट केस, एम्प्लॉयर इज़ गिविंग द टैक्स। इसमें 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको पर एनम सेल मिलती है 6 लाख रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स मिलता है 400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का 4,800 रुपीज़। ग्रॉस सैलरी 6,04,800 रुपीज़। सेक्शन 16(3) के हिसाब से उन्हें डिडक्शंस मिलेगा 4,800 रुपीज़। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख रुपीज़। एंड इन केस एम्प्लॉय इज़ पेइंग द टैक्स, सैलरी वही रहेगी 6 लाख रुपीज़, कोई प्रोफेशनल टैक्स मिलेगा नहीं तो वो ऐड भी नहीं होगा। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 6 लाख रुपीज़। 16(3) में जो डिडक्शंस होगा वो होगा 4,800 रुपीज़, 400 पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो कि एम्प्लॉय ने स्वयं अदा किया है। नेट टैक्सेबल सैलरी होगी 5,95,200 रुपीज़। डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 17(1) में डेफिनेशन ऑफ सैलरी, 17(2) में परक्यूजिट और 17(3) में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी।